हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 का ब्लॉक 2 का यूनिट 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमने पार्ट 1 में सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के बारे में काफ़ी डिटेल में भी बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि सिगमंड फ्राइड ने कैसे अपनी जो थ्योरी को मेनली उनने फोकस किया जो है अनकॉन्शियस माइंड पे किया है, और उन्होंने 3 पार्ट्स में अपनी 3 हेडिंग्स में अपनी थ्योरी को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्लासीफाई किया था, जिसमें उन्होंने नंबर 1 पे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की बात की थी, नंबर 2 पे डायनामिक्स की बात की थी, नंबर 3 पे डेवलपमेंट की बात की थी। हमने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी को हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में कवर किया है, जिसके अंदर हमने उसके जो है कैसे उनकी माइंड में सबकॉन्शियस माइंड है, प्री कॉन्शियस जिसको हम बोलते हैं, या अनकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड के बारे में डिटेल में बात की थी। इसके अलावा हमने जो है एक ये भी बात की थी कि कैसे वो जो है 2 पार्ट्स के अंदर उन्होंने ये भी कहा था कि उनके मॉडल के अंदर कि डायनामिक्स के अंदर इड ईगो सुपर ईगो के बारे में, कि कैसे जो इड होती है जो एक बच्चे की जो जिद करता है, जो कि हमारा प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और जो है दूसरा जो कौन सा था जिसके अंदर हमने ईगो जो कि रियलिटी प्रिंसिपल पे होता है, और तीसरा कौन सा है जिसके अंदर हम बात करते हैं सुपर ईगो की, जो कि हमारा मॉरल प्रिंसिपल पे, जिस पे हम कहते हैं कि नहीं हमें ऐसे करना चाहिए, जो हमारी इनर कॉन्शियस होती है हमारे को कोई गलत चीज़ करने के लिए रोकती है। देन हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में वीडियो के, और सेकंड में हम क्या करेंगे डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी में हम क्या करते हैं, इन्होंने क्या कहा है कि हमारी जो इंस्टिंक्ट होती है 2 तरीके होती है, इरोस एंड थैनाटोस। इरोस क्या होती है, हमारी लव इंस्टिंक्ट होती है जो हमारे को जीने के लिए इंस्पायर करती हैं, जिसमें हमें अच्छा लगता है, प्लेजर मिलता है। और थैनाटोस से कहते हैं हमारी जो डेथ इंस्टिंक्ट होती है जो कि डिस्ट्रक्टिव होती है, जिसको हम जैसे मुझसे कुछ गलत हो जाता है तो हम क्या करते हैं उसमें हमारे को जो मरने की इच्छा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, थैनाटोस। तो डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी में इन्होंने क्या कहा है कि अकॉर्डिंग टू फ्राइड human organism is a complex system in which relies on both physiological energy as well as the psychic energy। इसमें उन्होंने कहा है कि जब हमारा जो फिजियोलॉजिकल तो है ही है उसके अंदर, साथ में साइकिक भी में साइकोलॉजिकल एनर्जी की भी बात कर रहे हैं। एंड फिजिकल एनर्जी क्या होती है, यूज इन फिजिकल एक्टिविटी लाइक रनिंग है, राइटिंग है, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। वेयर जो साइकिक एनर्जी क्या होती है, जो कि साइकोलॉजिकल वर्ड्स में जैसे हम प्लानिंग करते हैं, थिंकिंग है, फीलिंग है, रिमेम्बरिंग है, इन सब में। अब क्या कि अकॉर्डिंग टू फ्राइड क्या कि इड क्या होता है, जैसे हमने पहले भी किया था, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी इड, जिसमें हम कहते हैं कि जो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। रिलेटिंग टू दिस एनर्जीज फ्राइड डेवलप्ड सम कंसेप्ट व्हिच एक्सप्लेन द डायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी लाइक इंस्टिंक्ट, एंग्जाइटी एंड मेंटल मैकेनिज्म। अब हम इसमें बात करेंगे कि इंस्टिंक्ट से रिलेटेड। इंस्टिंक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि फ्राइड स्टेट दैट इंस्टिंक्ट्स आर द अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल बिहेवियर। जो हमारी इनर इंस्टिंक्ट्स होती हैं, हमारे जो भी बिहेवियर हम करते हैं उसका अल्टीमेट कॉज होती है। उसी से हमारा मालूम होता है कि हमारी इंस्टिंक्ट किस टाइप की, कि हमारे में हम खुश कितना है, हम परेशान कितना है। जैसे द 2 बेसिक इंस्टिंक्ट्स आर कौन से, इरोस जिसको उन्होंने लव का नाम लिया है, और थैनाटोस जैसा क्या है डिस्ट्रक्टिव होती है, और जो डेथ की इंस्टिंक्ट होती है। तो पर्पस ऑफ इरोस क्या होता है, टू एस्टैब्लिश एंड प्रिजर्व यूनिटी थ्रू क्या है रिलेशनशिप। जो जैसे हमारे लव फीलिंग होती है, हमारी रिलेशनशिप होती है, हमारी मैरिज होती है, अफेयर होता है, ये सब क्या होता है इरोस के कारण, इरोस इंस्टिंक्ट होती है उनके कारण। ऑन द अदर हैंड जो पर्पस ऑफ डेथ इंस्टिंक्ट इज टू अंडू कनेक्शंस एंड यूनिटी, जिसमें हम क्या करते हैं सबसे अलग हो जाते हैं, जिसमें हम सबसे रिश्ता अपना तोड़ लेते हैं। तो ये जो क्या होती है डेथ इंस्टिंक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं थैनाटोस। अब उन्होंने क्या है कि जो द 2 इंस्टिंक्ट्स कैन ईदर ऑपरेट अगेंस्ट ईच अदर थ्रू रिपल्शन ऑफ कंबाइन विद ईच अदर थ्रू अट्रैक्शन। लिबिडो क्या कहते हैं, इन्होंने कहा है कि ये लिबिडो का इन्होंने क्या कहा है कि लिबिडो एक मेन ऐसी चीज़ है, ऐसी पावर है जिसके कारण से क्या होता है, जो हमें साइकिक एनर्जी, जो हमारे को मेन सोर्स ऑफ साइकिक एनर्जी, जैसे हमने कहा है ना कि साइकिक एनर्जी किस में होती है, जो कि साइकोलॉजिकल वर्क्स में, जैसे हमने बताया प्लानिंग में, थिंकिंग में, फीलिंग में, रिमेम्बरिंग में। तो लिबिडो जो होता है ये साइकिक एनर्जी का मेन सोर्स होता है, एंड इज थॉट टू कम फ्रॉम द दिस 2, जो ये जो है ये और कहाँ से आता है, जो कि हमारी इरोस से, जो कि लाइफ की सेक्सुअल के बाद जो इंस्टिंक्ट्स होती है यहाँ से आता है। एंड थैनाटोस जैसे हमने कहा है डेथ इंस्टिंक्ट, यानी क्या है इन्होंने क्या कहा कि जो लिबिडो जो होता है वो मेन पावर है जो ऑफ साइकिक एनर्जी की, जिससे हमारे को वो कहाँ से आती है, जो कि हमारी इरोस और थैनाटोस 2 फीलिंग से आती है, 2 इंस्टिंक्ट से आती है। देन हम आते हैं डिफेंस मैकेनिज्म पे।
इसमें क्या होता है कि एंग्जाइटी कम्स फ्रॉम, अब हमने ऊपर जो 3 बातों की बात की थी, एक तो हमने इंस्टिंक्ट्स की बात की थी, एक एंग्जाइटी की, एक हमने बात की थी डिफेंस मैकेनिज्म की। अब क्या एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी कम्स फ्रॉम रियलिस्टिक सोर्सेज इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट विद इन ओन्स माइंड, अपना खुद के माइंड में जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, जिसमें हम क्या करते हैं अपने, जब हमारे हम जैसे हमने ईगो सुपर ईगो की बात की, ईगो क्या होता है? रियलिटी प्रिंसिपल पे कई बार हम क्या होता है उस रियलिटी को फेस करने के लिए कुछ ना कुछ बहाना मारते हैं। हम अपनी रियल लाइफ में भी आप देखेंगे, हमसे कुछ गलती होती है, हम किसी से कुछ छुपाना चाहते हैं तो अपने आप को डिफेंस करते हैं, डिफेंड करते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है, जबकि वास्तव में हमें भी पता होता है कि हम वो चीज़ गलत कर रहे होते हैं। लेकिन अपने आप को उससे फेस करने के लिए, एंग्जाइटी से बचने के लिए, जो एंग्जाइटी होती है क्योंकि ईट के कारण और सुपर ईगो के कारण इन दोनों के बीच में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ईट क्या कहता है? जो कि प्लेजर प्रिंसिपल पे होता है, और सुपर ईगो हमें क्या क्या कहते हैं कि नहीं तुम जो हमें ऐसे करना चाहिए मॉरल प्रिंसिपल पे। तो इन दोनों के जब बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो उसमें क्या होता है? हमारा एंग्जाइटी पैदा होती है। एंग्जाइटी को हम डिफेंड करने के लिए हम क्या करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है अलग हम जो है कैसे कैसे डिफरेंट जो होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म जो है यूज़ करते हैं, किससे? एंग्जाइटी से बचने के लिए। वो क्या? नंबर 1 पे डिनाइल। डिनाइल के नाम से मालूम हो रहा है कि इसमें हम उस चीज़ को मना कर दें। डिनाइल का मतलब क्या है? सोर्स ऑफ एंग्जाइटी एग्जिस्ट, आई डिड नॉट फेल माई एग्जाम। इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, इट मस्ट बी मिस्टेक, मैं एग्जाम में मैं फेल नहीं हो सकता, ये तो मेरी कोई गलती हुई होगी, चाहे वो एग्जामिनर की गलती हो चाहे किसी की भी हो। तो ये कि डिनाइल ओपन शोज अप इन डे ड्रीम्स एंड फैंटेसीज, में हम सपने लेते हैं कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, हम चाहे वो पूरे हो या ना हो। तो डे ड्रीमिंग क्या क्या होता है? अबाउट हाउ थिंग्स माइट हैव बीन इन ए कॉमन वे वी कोप विद एंग्जाइटी बाय डिनाइंग दैट थिंग्स हैपन द वे दे डिड। जैसे हम अगर कोई एग्जाम में फेल हो गया तो कहते हैं नहीं मैं तो मेहनत की थी, एग्जामिनर का ही मूड ठीक नहीं होगा, तो ये क्या होता है? डिनाइल, उस चीज़ को हम एक्सेप्ट ही ना करें। देन रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या होता है? हम अपनी वो मेमोरीज को, जो हमारी बुरी मेमोरीज होती है, हम उनको छुपा दें। जैसे हमारे किसी नियर एंड डियर की किसी की डेथ हो जाती है तो जो उससे होने वाली, या किसी का डिवोर्स हो जाता है, तो उन सब चीज़ों का माने ही नहीं, हम उस चीज़ को छुपा दें अपनी मेमोरी में कि हम जो जिस चीज़ से हम प्रॉब्लम होती है हम उससे बाहर आने के लिए उस चीज़ को अपनी रिप्रेस कर दें। देन है रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि एंग्जाइटी में क्या होता है, जैसे हम उस चीज़ से बचने के लिए बच्चों की तरह जैसे अपने पीछे चले जाए, पास्ट में जाकर हम उस ढंग से बिहेव करना शुरू हो जाएं। मूविंग बैक टू एन अर्लियर स्टेज, अपनी जो जिस स्टेज में हम हैं उसे अर्लियर स्टेज में हम चले जाए। व्हेन हाईली स्टेज, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, वी अबैंडन एडल्ट कोपिंग स्ट्रेटजीज एंड मूव बैक टू द स्टेज एट विच वी आर फिक्सेटेड। इसमें क्या होता है? हम जो आज की डेट में हमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम पीछे की स्टेज पे चले जाते हैं जहाँ पे हमारी फिक्सेशन, क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस जो है इस पे दिया है कि जो है को उसके ऊपर आपके अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर, और आप एक स्टेज में अगर आपको प्रॉपर तरीके से आप आगे नहीं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अगर नहीं हो पाती ठीक से, तो आप उसमें फिक्स हो जाते हो। तो वो उन्होंने कहा कि अगर हम जब पीछे जाते हैं उसके ये मान कर कि हम उस स्टेज में फिक्स हो गए हैं, दैट इज़ इफ़ यू आर स्ट्रेस एंड इफ़ यूर ओवरऑल पर्सनैलिटी यू मे टेक टू स्मोकिंग है, एनल का करेक्टर है, मे बिकम। इन्होंने सिंपल इन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ का सहारा लेते हैं जैसे इन्होंने कहा है, लेकिन रिग्रेशन में जाकर हम कहेंगे जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है या हमको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, हमें बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं, तो हम क्या करते हैं? बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर दें ताकि हम उस चीज़ से अपना जो ध्यान है उसको डाइवर्ट कर लें। देन रिएक्शन फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? हम जो सोच रहे हैं उसका उल्टा, ये भी ऑल मोर और लेस थोड़ा थोड़ा ही इनमें फ़र्क है। रिएक्शन डूइंग और थिंकिंग द ऑपोजिट। जैसे वुमेन हु इज़ एंग्री विद बॉस गोज आउट ऑफ अर वे टू बी काइंड एंड कर्टियस। उसको पता है अपने बॉस से गुस्सा है, मान लो, तो उसके जैसा उसको गुस्सा है तो लेकिन उसमें क्या करती है कि उससे काइंड, उस चीज़ को भुलाकर और जो काइंड है कर्टियस नॉर्मल हो जाए, मतलब कि तो उन्होंने कहा कि जैसा हम सोच रहे होते हैं उससे हम उल्टा बिहेव करें, दैट इज़ आवर रिएक्शन फॉर्मेशन। यानी खुद की फीलिंग्स को हम क्या करते हैं, उसको जो सोच रहे हैं उसके उल्टा बिहेव करें। फिर है प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है कि खुद की फीलिंग का हम दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे हमें किसी पे गुस्सा आ रहा है तो या उसमें क्या होता है, हम उस गुस्से को उतारने के लिए हम किसी और के ऊपर, जैसे उन्होंने कहा है कि एस्क्राइबिंग अनवांटेड इम्पल्स टू समवन एज द, किसी और पे उतारते हैं अपना गुस्सा। द अनफेथफुल हस्बैंड हु इज एक्सट्रीमली जेलस ऑफ हिज वाइफ ऑलवेज सस्पेक्टिंग शी माइट बी अनफेथफुल। उसमें क्या होता है, जैसे उसमें उसको लगता है कि कोई ऐसा हस्बैंड है, अनफेथफुल हस्बैंड, जो कि अपनी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है, तो उस पर हमेशा शक करता रहे और वो उस चीज़ का वो जो है किसी और पे उतार दे, समवन एल्स। रैशनलाइजेशन। इसमें क्या होता है, बहुत ही रैशनली लॉजिकली हम उस आंसर को ढूंढें। फाइंडिंग ए रैशनल
एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग यू हैव डन रॉन्ग, कुछ हमने जो गलत किया है तो उसके लिए हमको रैशनल सोच समझ कर उस चीज़ के बारे में बात करें। यू डिड नॉट फेल द एग्जाम बिकॉज यू डिड नॉट स्टडी हार्ड इन बट बिकॉज द एग्जामिनर सेट बैड क्वेश्चन। इसका मतलब इन्होंने एग्जाम्पल दिया, और योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ब्रेक्स अप विद यू एंड यू रेशनलाइज दैट यू नेवर रियली लाइक्ड हिम। यानी हम अपने आप को, अपनी थिंकिंग को चेंज कर लें उस तरीके से कि हम जो पीछे हमारे साथ गलत हुआ है। इन्होंने जैसे कहते बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाता है तो उसमें वो क्या कहते हैं, इस चीज़ को वो समझे कि इसका मतलब ये है कि मैंने कभी उसको पसंद ही नहीं किया होगा, हम एक दूसरे को चाहते ही नहीं होंगे। तो ये क्या होता है, सोच समझ के जिसमें लॉजिकली हम आंसर ढूंढते हैं। फिर है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इसमें क्या है, टर्न द फीलिंग इनटू थॉट। हम सोचते हैं द पर्सन हु फाइंड्स हिज और हर पार्टनर हैज कैंसर डील्स विद इट बाय बिकमिंग एन एब्सोल्यूट एक्सपर्ट ऑन कैंसर एंड फोकसेस ऑन द डिजीज इंटेलेक्चुअली रादर देन डीलिंग विद द इमोशन। ऐसे में इन्होंने क्या कि हम सोच समझ के, ये भी वही चीज़ है जिसमें क्या कि इंटेलेक्चुअली हम, जैसे उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया ये कि अगर किसी को जो है कैंसर है तो वजह हम रोएं, हम अपनी इमोशंस को वो करें, इमोशंस के चक्कर में ना आकर हम उसके इलाज के ऊपर बढ़िया से बढ़िया बेस्ट एक्सपर्ट के पास जाएं और उसके इलाज पे फोकस करें। तो इंटेलेक्चुअली हम उसको डील करें। और ये भी तो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म ही है ना कि हमें जो एंग्जाइटी हो रही है, जो हमारे को टेंशन हो रही है, उससे कॉप अप करने के लिए हम उसको किस रंग से हम उसको डील करते हैं। देन है डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि एंग्जाइटी को हम डिस्प्लेस करना किसी दूसरे के ऊपर, मूविंग एन इम्पल्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। जैसे उन्होंने कहा एंग्री विद बॉस गो होम एंड गेट योर पार्टनर और किक द डॉग। जैसे किसी बात पे गुस्सा हो रहा था, आपने देखा होगा, अभी हम काफ़ी डे टू डे लाइफ में हम करते भी हैं, हमें किसी चीज़ पे गुस्सा होता है तो उठा के पत्थर फेंक देते हैं, कोई बर्तन फेंक देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो अपने गुस्से को हम किसी चीज़ पर डिस्प्लेस कर रहे हैं, उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, जो है डिस्प्लेसमेंट। मेनली क्या है कि अपनी टू कोप अप द एंग्जाइटी हम डिफरेंट तरह के हम कौन से डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं। देन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार 3 नंबर के नोट्स में भी आ जाता है। सब्लिमेशन का मतलब क्या है, अपने को जो है हमारे को जो एंग्जाइटी है उसको किसी हम कंस्ट्रक्टिव चीज़ में यूज़ करें, उसके बेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि इसमें हम क्या है कि अच्छी चीज़ पे अपने आप को लगाना, ट्रांसफॉर्मिंग इम्पल्सिव इनटू समथिंग कंस्ट्रक्टिव। यानी फ्रॉइड ने क्या किया, द मोस्ट एडेप्टिव ये जो है डिफेंस मैकेनिज्म है, गो आउट एंड चॉप वुड। इन्होंने एग्जांपल दिया, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, एंग्जाइटी है, तो बाहर वो जाए और कुछ काम करना शुरू कर दे। बहुत जब गुस्से में चॉप वुड के उन्होंने कहा है कि लकड़ी काटनी शुरू कर, जो भी है। तो मेनली क्या कि अपने आप को जब उस मैकेनिज्म का में क्या करते हैं, हम एंग्जाइटी से बचने के लिए कोई अच्छे काम में, कोई क्रिएटिविटी में, कोई अच्छी जगह में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। देन डेवलपमेंट, ये हमारा जो है तीसरा पार्ट है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें जो सिगमंड फ्राइड ने क्या है कि डिफरेंट जो है स्टेजेस की बात की है इन्होंने। एक तो सिगमंड फ्राइड ने हमेशा प्लेजर प्रिंसिपल पे, और उनकी जो जो फीलिंग, जो उनकी ये थ्योरी है, ज़्यादा वो जो है साइकोसेक्सुअल के ऊपर है कि लोग कैसे प्लेजर लेते हैं, उसके ऊपर है। हर स्टेज में उन्होंने डिफाइन किया कि फ्राइड के स्टेजेस जो है ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट आर लाइक अदर ओरल। उन्होंने कहा कि हर एक स्टेज में क्या होता है, हर जो इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है कि वो एक प्लेजर ढूंढने की कोशिश करता है, उसके ऊपर ये बेस्ड है। कि उन्होंने क्या किया कि लाइक अदर स्टेज थ्योरीज, उन्होंने जैसे बाकी स्टेज थ्योरीज जो थी हमने पढ़ी थी MPC 002 में, कंप्लीटेड इन ए प्री डिटरमिन्ड सीक्वेंस। ये अपने आप ही प्री डिटरमिन्ड सीक्वेंस में चलती है इन द केस ऑफ नॉर्मल पर्सनैलिटी एंड कैन रिजल्ट इन ईदर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए हेल्दी पर्सनैलिटी और कैन रिजल्ट इन फेलियर। या तो हमारी जो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाती है या हम फेल हो जाते हैं, लीडिंग टू द अनहेल्दी पर्सनैलिटी। इन्होंने इसके ऊपर कहा है कि अगर हम उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत हेल्दी होती है, अदरवाइज हम उसमें उसी में फिक्स होकर हमारी वो अनहेल्दी पर्सनैलिटी हो जाती है, उसमें फिक्सेशन हो जाती है। अब उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग ईच स्टेज एंड अनसक्सेसफुल कंप्लीशन मीन्स दैट ए चाइल्ड बिकम फिक्सेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर। वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर उसमें हमारी प्रॉपर जो है नहीं होती है हमारी डेवलपमेंट, तो उसी स्टेज में हम फिक्स होकर वहीं पे ही रह जाते हैं। तो मेनली इन्होंने कहा है कि इट इज़ पॉसिबल टू गेट स्टक एट ए पर्टिकुलर स्टेज एंड नॉट प्रोग्रेस बियॉन्ड दैट पॉइंट, ए प्रोसेस फ्रॉइड टर्म दैट फिक्सेशन। जिन्होंने क्या कहा, अगर फिक्सेशन का मीनिंग आता है तो उसमें क्या कि ऐसा प्रोसेस में क्या होता है, हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में जो है, सिगमंड फ्राइड का ही कंसेप्ट है ये, जिसमें एक पर्टिकुलर स्टेज में है जो स्टक हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, जो हमारी नॉर्मल जो चाहिए होता है नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, वो नहीं हो पाती। अब इसको इन्होंने आगे जो है ए ब्रीफ डिस्कशन में क्या कहा कि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस क्या होती हैं, ये डेवलपमेंट
डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर नंबर 1 पे उन्होंने कहा कि ओरल स्टेज, इसमें क्या बर्थ से लेकर 18 मंथ्स का टाइम जो हमने इन्फेंसी में किया था अप टू 2 ईयर्स का, इन्होंने इसको क्या है ओरल स्टेज। इन्होंने इसमें उन्होंने क्या किया, न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं वो कैसे प्लेजर प्राप्त करते हैं, वो कैसे सकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उनका सोर्स ऑफ क्या है प्लेजर का, वो क्या है, उनको जो सेक्सुअल जो है प्लेजर कैसे मिलता है। देयर सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स ड्राइव इज देयर फॉर फोकस अराउंड दी माउथ, क्योंकि सकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, इनिशियली इन पैसिव सकिंग एंड च्यूइंग। तो इस स्टेज में क्या होता है, द चाइल्ड इज फोकस ऑन ओरल प्लेजर पे, सकिंग पे, ओरल प्लेजर में, क्योंकि इनका मेन उन्होंने प्लेजर पे ही काम किया है कि कैसे जो है हम अपने सेक्सुअल ऑर्गन से, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे साइकोसेक्सुअल पे काम किया है। तो उन्होंने एक कहा कि इस स्टेज में क्या होता है बच्चा जो है, क्योंकि उन्हें जो है बर्थ से लेकर जो 0 से लेकर 18 मंथ्स का टाइम है, तो बच्चे को, एक छोटे बच्चे को कैसे कैसे जो है वो मिलती है, प्लेजर मिलती है। और अगर जो आगे नॉर्मल में तो ठीक है, कई बार क्या होता है कि उसमें वो कहता है कि दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में हैव ए स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू स्मोक, ड्रिंक, एल्कोहल। इस केस में क्या होता है कि कई बार बच्चा क्या होता है उस एक जगह में उसको प्रॉपर केयर नहीं मिलती, तो वो उसी चीज़ में जो है स्टक हो जाता है और यानी फिक्स हो जाता है, उसके आगे डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती, फिर आगे जाके वो इन गलत एक्टिविटीज़ में ऑक्यूपाई हो जाता है। फिर एनल स्टेज, इसमें क्या होता है 18 मंथ टू 3 ईयर्स का टाइम, इसमें क्या होता है बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग जैसे होती है। इस स्टेज में बच्चे को जो है अपने जिसको डेफिकेशन में उसको अच्छा लगता है, ये क्या है उसका सोर्स ऑफ प्लेजर क्या है इसके अंदर, एनल स्टेज के अंदर टॉयलेट ट्रेनिंग, इसलिए उनको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने कहा है द एनल स्टेज विच अकर्स इन टोडलर्स इज सब डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, द एक्सपेलिंग पीरियड जिसमें वो बाहर निकालते हैं, इन विच द चाइल्ड डिराइव्स प्लेजर इन एक्सपेलिंग जो हमारे जो है डेफिकेशन में, एंड द रिटेंटिव पीरियड इन विच द डिराइव प्लेजर फ्रॉम स्टोरिंग इट। द एनल स्टेज कोइंसाइड्स विद टॉयलेट ट्रेनिंग इन द, क्योंकि इसमें बच्चे को जब हम टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं तो उसके ऊपर फोकस रहता है, और जो बच्चा इस स्टेज को क्लियर कर जाता है वो ठीक है, नहीं तो अगेन वो क्या होता है उसी में फिक्स हो जाता है। फिर है फेलिक स्टेज, इसमें क्या कि 3 से 6 साल का टाइम, इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें जो प्लेजर कहाँ से मिलता है, हमारे जेनिटल से, हमारे जो जेनिटल्स जो होते हैं वहाँ से हमारे को ये प्लेजर मिलता है, सेक्स ऑर्गन से। चिल्ड्रन ऑब्टेन प्लेजर फ्रॉम स्टिमुलेटिंग देयर जेनिटल्स एंड बिगिन टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेक्स, उनको अपने अपने जो पेरेंट्स हैं उनके सेक्स रोल्स के बारे में उनको मालूम हो जाता है कि किसका क्या रोल है। इसमें क्या होता है, जिन्होंने बहुत ही अजीब 2 बातें कही हैं, एक तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, एक का है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो कि जैसे लड़का है वो अपनी मदर के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और वो अपने फादर से, सेम सेक्स के लिए अपने फादर के से वो क्या करता है जेलस फील करता है। इसको इन्होंने कहा है ऑडिपस है कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या, जैसे उन्होंने कहा इनिशियल चाइल्ड इन द फेलिक स्टेज इट विल आइडेंटिफाई विद द पेरेंट ऑफ द ऑपोजिट सेक्स इन व्हाट इज नोन एज, कि अपने पेरेंट्स को पहचानना शुरू करता है। बॉय को पता चल जाता है कि ये मेरा फादर है और ये मेरी मदर है, और बॉय क्या होता है मदर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। और उन्होंने क्या कहा कि ब्रीफली द ऑडिपस कॉम्प्लेक्स पोजिट्स दैट द चाइल्ड अर्जेस सीक इन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, द इनएविटेबल ऑब्जेक्ट इज द चाइल्ड, कि जो मदर के साथ वो जो है काफ़ी ज़्यादा वो उसमें जो है प्लेजर की जो उसकी इच्छा होती है बच्चे की। तो ये इनका मानना है सिगमंड फ्राइड का। तो ऑडिबल फेज ऑफ द फेलिक स्टेज ऑल्सो गिव्स वे टू वन इन विच द आइडेंटिफिकेशन द सेम सेक्स पेरेंट अकर, सच आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स टू फॉर्म परसेप्शन ऑफ द जेंडर रोल एंड पर्सनैलिटी। फ्राइड ने क्या कहा कि फ्राइड बिलीव दैट ड्यूरिंग दिस स्टेज बॉयज डेवलप अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिजायर फॉर देयर मदर, ये क्या है, और ये मीनिंग है इसका ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का, जिसमें इन्होंने क्या किया, जो बॉयज जो होते हैं वो क्या मानते थे, बॉयज जो होते हैं इस स्टेज में 3 to 6 ईयर्स की जो एज है वो उनके अनकॉन्शियस माइंड में वो क्या करते हैं सेक्सुअल डिजायर होते थे मदर के लिए, एंड बिकॉज ऑफ दिस द बॉय कंसिडर द फादर एज ए कंपिटिटर टू मदर अफेक्शन। इसलिए जो मदर के नज़दीक आते हैं बच्चे तो उनको फादर से जेलस होने लगती है, वो उनको लगता है कि फादर जो है क्यों बीच में आ रहे, तो उनके कंपिटिटर बन जाते हैं। लेटर इट वाज एडिड दैट गर्ल्स, अब उन्होंने सेम केस में गर्ल्स के लिए क्या कहा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। उसमें क्या होता है कि फ्राइड ने क्या कहा कि जो गर्ल्स होती हैं वो सेम अपने फादर के लिए होती हैं अट्रैक्ट, और वो मदर को जो है जेलस फील करना शुरू कर देती है। उसमें क्या होता है, जब ये धीरे धीरे करके जब जो बड़े होते हैं तो उनको ये चीज़ समझ आनी शुरू हो जाती है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड आउट ऑफ फियर ऑफ कैस्ट्रेशन, उसमें क्या है कि कैस्ट्रेशन के बाद एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कंपटीशन ऑफ हिज फादर बॉयज इवेंचुअली डिसाइड टू आइडेंटिफाई विद द फादर रादर देन फाइट विद। अब जो बड़े होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उनको मालूम होना शुरू हो जाता है कि ऐसे उनका फादर का रोल क्या है, उनका क्या है, एंड उनको लड़ने के बजाय, एंड बाय आइडेंटिफाइंग विद द फादर द बॉय डेवलप्स मैस्कुलिन कैरेक्टर। बड़े होने शुरू होते हैं तो बच्चों में जो लड़के होते हैं उनके मैस्कुलिन कैरेक्टर
कैरेक्टरिस्टिक जो होती है उनको समझ में आनी शुरू हो जाती है। आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज ए मेल एंड रिप्रेसेस हिज सेक्सुअल। उसके बाद जब वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं उनको समझ में आना शुरू हो जाता है कि उनका रोल क्या है, मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मालूम हो जाता है, अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। तो उनकी जो सेक्सुअल फीलिंग होती है अपनी मदर के लिए वो क्या होती है, वो रिप्रेस होनी शुरू हो जाती हैं। सेम केस में क्या होता है गर्ल्स के केस में, जिसमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। देन है लेटेंसी पीरियड। लेटेंसी में हम क्या कहते हैं, जो कि 6 से 12 साल का इन्होंने क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्यूबर्टी जो 11-12 है वो स्टार्ट हो जाती है, तो ये 6 to 12 ईयर्स का टाइम। इसमें क्या हमारा सोर्स ऑफ पावर क्या होता है, पावर कहाँ से मिलती है, वो हमारे को अपनी उसमें सेक्स ड्राइव में। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली क्या हम अपने सोसाइटी में एक्सेप्ट होना चाहते हैं, उससे हमारे को मिलती है, ताकि हम लोगों को जितना हम लोगों के साथ कंफर्म करेंगे उसके हिसाब से हमारे को जो है प्लेजर मिलता है, सोशल एक्टिविटीज़ में हमारे को प्लेजर मिलता है। तो latency stage occurs before the onset of puberty and is marked by the dormancy of libido. लिबिडो का जैसे हमने पहले भी कहा है वो सोर्स ऑफ साइकिक एनर्जी है। एंड सेक्सुअल एंड एग्रेसिव ड्राइव्स आर चैनल इनटू मोर सोशली एक्सेप्टेबल। अब इसमें क्या होता है कि कोशिश करते हैं कि जो उनका बिहेवियर है वो सोशली एक्सेप्टेबल हो। एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज द सेक्सुअल अर्जेस रिमेन रिप्रेस्ड एंड चिल्ड्रन इंटरेक्ट एंड प्ले मोस्टली विद द सेम सेक्स पेयर। तो ये प्यूबर्टी से पहले तक इन्होंने कहा है कि जो बच्चे जो होते हैं 6 से 12 साल के या 11 साल के, वो अपने सेम सेक्स के साथ ज़्यादा खुश होकर जो है एंजॉय करते हैं, सोशली एक्सेप्टेबल वे में काम करते हैं, और जो है क्या करते हैं उनका मेन उनका जो प्लेजर मिलता है उनको, प्लेजर प्रिंसिपल किस पे होता है, सोशली एक्सेप्टेबल वेज पे। देन है जेनिटल। ये है प्यूबर्टी से लेकर आगे कोई इसकी एज नहीं है, 11-12 ईयर से लेकर एंड तक। उन्होंने इसमें क्या कि द फाइनल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट बिगिंस एट द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है। एंड देन सेक्सुअल अर्जेस आर वंस अगेन अवेकन। अगेन उनके अंदर जो हमने पढ़ा था बच्चों के टाइम पे कि 6 साल से पहले जो उनके अंदर सेक्सुअल अर्जेस होती है वो अगेन वो जो होती है, जो बड़े होने शुरू हो जाते हैं, एडोलेसेंस में आते हैं प्यूबर्टी के बाद, वो अगेन उनकी जो है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। वो समझ जाते हैं कि अब वो जो है ये मेल है, उनकी अट्रैक्शन जो है वो फीमेल के साथ होनी है, और जो फीमेल है वो मेल के साथ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो थ्रू द लेसन लर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस स्टेजेस एडोलेसेंट डायरेक्ट देयर सेक्सुअल अर्जेस इनटू द ऑपोजिट सेक्स पेयर। अब उनकी जो फ्रेंडशिप है वो ऑपोजिट सेक्स के साथ होनी शुरू हो जाती है। उनका जो प्राइमरी फोकस ऑफ प्लेजर क्या होता है, उनका जेनिटल, उसमें क्या होता है, इसलिए इनको जेनिटल स्टेज कहते हैं, क्योंकि उनको जो प्लेजर मिलता है वो ऑपोजिट सेक्स में मिलना शुरू हो जाता है। अब इनको ने इवेल्यूशन, क्या उसकी मेरिट्स है, क्या उसकी डीमेरिट्स है। तो जैसा हमने पढ़ा कि मेरिट्स क्या है कि कंप्लीट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है, काफ़ी डिटेल में बताया इसने बिहेवियर के बारे में, और क्या है रोल ऑफ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस सारे के ऊपर काफ़ी मेन उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया है। अर्ली चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस जैसे हमने पढ़ा कि जब उसके बच्चों के जो एक्सपीरियंस होते हैं उस पर डिपेंड करता है कैसे वो, अगर नॉर्मल तरीके से उनके अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं तो वो आगे नेक्स्ट स्टेज में बढ़ जाते हैं, नहीं तो वहीं उसी में कई बार बुरे एक्सपीरियंस होने से तो उनकी मेमोरीज होती हैं वो रिप्रेस हो जाती हैं, और वो या उनका ठीक से डेवलपमेंट ठीक से नहीं होती है, तो क्या होती है उनकी वो उसी स्टेज में जो है फिक्स हो जाते हैं। इट एम्फेसिस डायनामिक नेचर। अब क्या ये बिहेवियर की वजह हमने पढ़ा डायनामिक थ्योरी में, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया। फिर उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बहुत डिटेल में बताया जो हमें कहीं नहीं मिलता, और इट रिजल्टेड इन सीरियस इंटरेस्ट इन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। उन्होंने अपनी थ्योरी में बहुत अच्छे से मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बताया, कैसे हम अनकॉन्शियस माइंड में से उसके जो रीजंस होते हैं, कॉजेज होते हैं, उनको निकलवाते हैं हिप्नोटाइज करके, या उनके फ्री एसोसिएशन है, बहुत सारी उनकी टेक्निक्स है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छे से इन्होंने जो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है। अब डीमेरिट्स क्या है कि इन्होंने, अगर हम खुद भी सोचे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्सुअल के ऊपर, प्लेजर के ऊपर इन्होंने काम किया है, जो गलत है। ऐसे क्या क्या हमको रियल लाइफ में सोचे तो क्या बच्चा जो है 5 साल का बच्चा से क्या ये पॉसिबल है कि वो सेक्स उसको वहाँ से जो है प्लेजर वो प्रिंसिपल उसका, तो वही सब चीज़ें कि अब इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं कि नंबर 1 पे क्रिटिक्स कंटेंट एंड फ्राइड थ्योरी इज लैकिंग इन एम्पेरिकल एविडेंस। जो उन्होंने कहा है उसके ऊपर कोई भी इस टाइप का एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है, रिलाइज टू हैवीली ऑन थेरापेटिक अचीवमेंट, whereas the other asserted even फ्राइड के क्लिनिकल डाटा आर फ्लॉड इनएक्यूरेट। यानी उन्होंने कहीं भी उनका जो है इस टाइप का काम नहीं है जो कि प्रूव कर सके वो, तो क्या है वो एम्पेरिकल एविडेंस कहीं नहीं है। फिर एक्चुअल मेथड ऑफ टेक्निक्स इन्वॉल्व इन द साइकोएनालिसिस सच ए फ्रॉइड्स आइडियाज ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जो उन्होंने ड्रीम्स के बारे में क्या है, फ्री एसोसिएशन के बारे में क्या, ये भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। फिर उन्होंने क्या कहा कि साइकोएनालिसिस इज सिंपली नॉट ए साइंस एंड मेनी ऑफ द प्रिंसिपल्स
अपॉन विच इट इज़ बेस्ड। एंड उन्होंने कहा है कि लोगों ने जो उनके क्रिटिक्स हैं कि साइकोएनालिसिस क्या है, सिंपली ये कुछ साइंस नहीं है और ना ही जो उसके प्रिंसिपल है वो भी एक्यूरेट है। एंड सम ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द थ्योरी बीइंग पुअरली, कहते हैं जो उनकी थ्योरी है वो ठीक से डिज़ाइन नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है टेक द साइकिक एनर्जी, हमने कहा है वो क्या है, इसको हम कैसे माप सकते हैं, उसका हम कैसे भी उसको मेजर नहीं कर सकते। दिस लैक ऑफ साइंटिफिक प्रूफ, अगेन जो इनकी जो थ्योरी है कहीं भी उसमें साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। फिर रोल ऑफ एनवायरनमेंट को इन्होंने टोटली जो है कहीं पे भी इन्होंने एनवायरनमेंट को फोकस नहीं किया है कि हम कैसे एनवायरनमेंट का हमारी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट आता है। देन ओवर एम्फेसिस ऑन सेक्सुअल ड्राइव, इन्होंने सेक्सुअल ड्राइव के ऊपर बहुत फोकस किया कि कैसे एक छोटा बच्चा भी जो 0 मंथ है जो पैदा होता है वहाँ से लेकर कैसे हर स्टेज में उन्होंने कहा है कि वो सेक्सुअल को कैसे वो सेक्सुअल प्लेजर को लेते हैं। तो ये बहुत ही ऐसा चीज़ है जो कि किसी भी थ्योरी में नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम इस चीज़ को जो है इन्होंने सिगमंड फ्राइड के जो है कई जगह पे हमें भी लगता है कि जो है क्रिटिसिज्म है वो सही है। तो इस थ्योरी को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कैरन हॉर्नी से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई